दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा। आज हम आए हैं वार्ड नंबर 6। एमसी साहब है महेश शर्मा जी, जिनको लोग बड़े प्यार से टिंकू जी कहते हैं। सीरीज के अंदर चलते चलते हम यहाँ तक आए। मैंने बहुत बीजेपी के एमसी लोगों से बोला कि साहब आप भी इंटरव्यू दें। मेरे को वो शब्द कहने नहीं चाहिए, वो लोग भाग गए मैदान छोड़ के। एक दो ने तो ये कह दिया कि अब तो इलेक्शन आ गया। एक ने ये कह दिया कि विकास की गंगा बहुत ज्यादा बह रही है, हम तो नहीं बता सकते कि कहाँ कहाँ बह रही है। एक कहने लगा कि मेरे पास समय ही नहीं है, पारिवारिक काम मुझे ज्यादा है। साहब आप राजनीतिक जीवन में हैं, और ये राजनीतिक जीवन सोशल लाइफ है, आपका तो पारिवारिक जीवन ना के बराबर होना चाहिए। टिंकू जी आज बैठे हैं मेरे सामने, कुछ वार्ड की बातें होंगी, जो काम हुए नहीं हुए, सभी बातें। टिंकू पहले जी स्वागत है आपका। पहले तो नमस्कार जनाब। कि आपने जो ये मुहिम चला रखी है कि सभी पार्षदों से उनके वार्ड के अंदर उनके कार्यों के बारे में पूछ रहे हैं, आगे क्या कार्य करेंगे उस बारे में पूछ रहे हैं। इसके लिए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी मुहिम है ये। टिंकू जी मैं अक्सर जब जाता हूं तो लोग मेरे से एक ही बात करते हैं कि आप सभी बातों पे बात करते हैं, कभी आपने नशे पे बात नहीं की। तो मेरे को ये लगता है कि शायद कालका परिषद के अंदर एकमात्र एमसी, जहां तक मैं सोचता हूं, आप ही हैं जिनके वार्ड के अंदर सरकार की जो नीति थी कि जो नशा के लोग बेचते हैं उनकी प्रॉपर्टी को डिमोलिश कर दो, वो शायद आप ही के वार्ड में हुआ। ऐसा कुछ है क्या, ये सही है? बिल्कुल सही है। हमारे वार्ड में वर्ष 2018 से बाहरी व्यक्ति, कुछ महिलाएं, कुछ व्यक्ति यहाँ पर आके अपने पैर जमा गए थे, और पैर भी ऐसे जमाए थे कि उन लोगों ने अपनी ही पर्सनल मकान खरीद लिए थे, जिसके अंदर वो नशा, चिट्टा गांजा वगैरह बेचते थे जी। वर्ष 2018 से मैंने मुहिम चलाई, उनकी शिकायतें दी, मौखिक रूप से, लिखित रूप से, और अधिकारियों के पास उनके खिलाफ गया। और वो मैं 2018 के बाद लगातार चलती रही। पुलिस प्रशासन ने पूरा सहयोग किया, और पुलिस ने जब जब उन लोगों ने नशा बेचा, मैंने पुलिस को अवगत कराया, और पुलिस ने नियमानुसार जब भी वो नशा बेचते पाए गए उनके ऊपर नियमानुसार मुकदमे दर्ज किए। और लगातार जो मेरे वार्ड के अंदर थे 3 से 4 लोग ऐसे थे जो लगातार नशा बेचते थे। जी। पुलिस ने मुकदमे भी दर्ज किए, और 2022 में चुनाव हुआ, मैंने चुनाव लड़ा, लोगों ने मेरे को सर उसके बाद सरकार ने लोगों ने मेरे को मैंने चुनाव लड़ा, लोगों ने मुझे जिताया, और उन नशे वालों से लड़ने के लिए ताकत प्रदान की, और मैंने उसके तहत सरकार के कानों तक उनकी आवाज़ पहुँचाई कि इन लोगों ने नशे की काली कमाई से मेरे वार्ड के अंदर अपना मकान बनाया है, और सरकार ने नियमानुसार जो हरियाणा सरकार की नीति चल रही है, जिसके अंदर नशे की काली कमाई से बनाए हुए मकानों को सरकार द्वारा डेमोलिश किया जाता है, उस योजना के तहत मेरे वार्ड के अंदर नशे की काली कमाई से बनाए गए मकान को सरकार ने ध्वस्त किया। मेरे को लगता है, जहां तक मेरी समझ है, कि वो आपका पहला वार्ड ऐसा है जहां पर इस तरीके की कार्रवाई कालका परिषद के अंदर हुई। बिल्कुल, जो जिला पंचकुला के अंदर भी हुई है, वो या तो सरकार की भूमि के अंदर हुई है, या हुड्डा वाली भूमि के अंदर उन नशा बेचने वालों के मकानों को उठाया गया है या तोड़ा गया है, क्योंकि या उनका कोई अस्थायी रूप से झुग्गियाँ बनाकर रह रहे थे। परंतु मेरा वार्ड एक ऐसा था जहाँ पर उन्होंने भूमि खरीद रखी थी। खरीदने के बावजूद हरियाणा सरकार ने उस मकान को नियमानुसार ध्वस्त किया। सर आपके वार्ड में आंगनवाड़ी, धर्मशाला की क्या हालात हैं, उसके बारे में बताएं। जब मैंने चुनाव लड़ा और चुनाव जीतने के बाद मेरे वार्ड के अंदर एक रामबाग रोड गुग्गामाड़ी के पास एक धर्मशाला है। जी। धर्मशाला है और आंगनवाड़ी थी। सबसे पहले मैंने उस पर ध्यान देते हुए, और बच्चों की सुरक्षा, जो छोटे-छोटे बच्चे जाते हैं, क्योंकि उसकी जो अवस्था थी वो दयनीय थी, उसे ध्यान में रखते हुए 12 लाख के करीब जी डी प्लान, डिस्ट्रिक्ट प्लान से पैसे लगवाकर उस धर्मशाला का ब्यूटिफिकेशन और रेनोवेशन करवाया, जो कि जिसमें धर्मशाला भी शामिल है और आंगनवाड़ी भी शामिल है, जो कि आप देख सकते हैं। जब कभी देखोगे तो वो आपको मौके पर उसकी स्थिति का जायजा पता लग जाएगा। सर आपके यहाँ पर रामबाग के सामने जो एक नदी है, झझरिया नदी, हाँ जी। उसके अंदर पानी बड़ी तेजी से आता है, वहां पर डंगे लगाए गए,
दंगे कालका परिषद ने लगाए, इरिगेशन ने लगाए, किसने लगाए, उसके बारे में आप? जब पिछली बार आपदा आई, आपदा के अंदर बारिश में पानी बहुत तेज आया, जी। जिसके कारण जिन लोगों के मकान नदी के किनारे थे और वो तेज बहाव से वहां पर भूमि कटाव हुआ, और जिनसे उन लोगों के मकान जो नदी किनारे थे वो बिल्कुल किनारे पे पहुंच गए, और जिसके लिए मैं स्वयं अपने एडवाइजर सीएम हरियाणा इरिगेशन जी। देवेंद्र सिंह को मेल के माध्यम से, उपायुक्त पंचकुला जी को लिखित माध्यम से और इरिगेशन विभाग को लिखित माध्यम से मैंने स्वयं जाकर अवगत करवाया, लिखित रूप से शिकायत पत्र दिए, और उन्होंने मेरी मांग को स्वीकार और सही मानते हुए मेरे वार्ड के 2 क्षेत्रों में, 2 भागों में, एक तो रामबाग पुल के पास जी। जिस दंगे की लगभग जो राशि स्वीकृत हुई थी वो 40 लाख के करीब थी, और उसी के तहत इरिगेशन विभाग द्वारा मेरे कालका थाने के पीछे जो गंगा कॉलोनी है, उस कॉलोनी के अंदर जो नदी किनारे मकान थे, उनके बचाव के लिए 35 से 36 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई, और जिसके अंदर रामबाग पुल के पास तो आप स्वयं देख सकते हो कि दंगे का निर्माण इन बारिशों के पहले लोगों के बचाव के लिए हो गया है, और गंगा कॉलोनी के अंदर भी आधे से ज्यादा काम हो चुका है, जो बाकी रह गया है उसे जल्द ही पूरा कर दिया जाएगा। एमसी साहब, आपके वार्ड में अभी कोई अनधिकृत कॉलोनियां, अनऑथराइज्ड कह सकते हैं आप इसको, अवैध कह सकते हैं, कॉलोनियां थी? बिल्कुल, मेरा जो वार्ड है वो जब मैंने चुनाव लड़के आया, जीता, उसके बाद पता लगा कि ये 100% ही अनअप्रूव्ड एरिया है। ओके। इसके अंदर हम नगर परिषद द्वारा कोई भी कार्य नहीं करवा सकते, परंतु हमारे हरियाणा सरकार की नीति और जिस प्रकार हरियाणा में कॉलोनियों को नियमित करने की एक मुहिम चल रही है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा की सारी हर जिले के अंदर कॉलोनियों को नियमित कर रहे हैं, उसी उसी दायरे के अंदर मेरे वार्ड की भी रेलवे विहार कॉलोनी जो सन 1980 के करीब की बनी हुई है, वो कॉलोनी स्मार्ट एनक्लेव साईं मंदिर कॉलोनी, ये एक ही उसमें नियमित हो गई है, और नियमित होने के बाद इसके अंदर स्ट्रीट लाइट्स, क्योंकि जो ये पहले रेलवे विहार कॉलोनी थी इसे सोसाइटी चलाती थी, यहाँ रजिस्ट्री नहीं होती थी, परंतु अभी ये कॉलोनी नियमित हो चुकी है, और जो बाकी मेरा एरिया है उसका अभी सारी का सर्वे हो चुका है, और उसे भी जल्द, हाँ भैया, आचार संहिता लगी है, नहीं तो वो कॉलोनियां भी जल्द नियमित हो जाती, क्योंकि मैंने इस बारे में लिख के भी दिया है, क्योंकि मेरे पे सारे दस्तावेज लिखित में पड़े हैं, जो मैंने जहां दिए हैं उसकी सारी जानकारी मेरे पास उपलब्ध है। खिला कॉलोनी के अंदर एक रोड पास हुआ जो बिल्कुल रामबाग को आगे टच होगा, बहुत ही, अगर वो सड़क बनती है वो, तो हमारा शायद कालका पिंजौर का जो ट्रैफिक है बहुत कंट्रोल्ड हो जाएगा। वो डायरेक्ट जो हमारा एक ट्रैफिक इस समय निकलता है कोर्ट के आगे जाके बिल्कुल, वो जो रोड है, और क्योंकि खिला कॉलोनी को जो आगे जाने वाला रास्ता है वो रेलवे रिजर्व करता है, और रेलवे उस रास्ते को कभी भी पक्का नहीं होने देती, परंतु मेरे कुछ कॉलोनी के जो स्थानीय निवासी हैं उन लोगों ने बहुत मेहनत की, चाहे डीआरएम को, चाहे रेल मंत्री को, और अन्य जो संबंधित विभाग रेलवे से लगते हैं, उन सभी को उन लोगों ने लिखित माध्यम से अवगत करवाया, और वहां पर एक एम्बुलेंस जाने के लिए एक 10 फुट के रास्ते की मांग मेन रोड से की है, और जिसके ऊपर जिसकी ज्वाइंट इंस्पेक्शन भी हो चुकी है। मैं खुद उस ज्वाइंट इंस्पेक्शन के अंदर मौजूद था, जिसमें उस समय के नगर परिषद कालका के एमई राम कुमार जी और अजय कुमार रेलवे से, और मैं स्वयं उसमें था, और हमने उसमें ज्वाइंट इंस्पेक्शन की, उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट आगे भेजी है, और उस बारे में अभी प्रोसेस में चल रहा है, और मेरी ये भी रहेगी भी हम जल्दी, देखो काम करने से होता है, बिल्कुल, और बोलने से तो नहीं होता, परंतु जो मेरे वार्ड के स्थानीय निवासी हैं उन लोगों ने बहुत मेहनत करी, और मैं भी उनके साथ, क्योंकि 75% काम तो उन्होंने मुझे कराया दिया, 25% में इंस्पेक्शन में शामिल हुआ, और वो भी जल्द हमें उम्मीद है, क्योंकि हो सकता है। और जो आप रोड की बात कर रहे हैं, वो रामबाग रोड से शमशान घाट के शिव धाम के सामने से नीचे निकलता है, जो कि पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस निकलेगा, वो पिछले कार्यकाल में जो पूर्व में हमारे मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर जी, और इस टाइम मौजूदा सांसद है करनाल से, उन्होंने मुख्यमंत्री घोषणा में उस रोड की घोषणा की थी, और वो रोड हमारे नगर निगम के पास था, परंतु कारणों से ये नगर परिषद बन गया। नगर परिषद में एक साल या डिले रहता रहा, देरी होती रही। उसके बाद जो एओएसडी सीएम थे, उन्होंने इस रोड का जो कार्य था
वो पीडब्ल्यूडी विभाग को दे दिया। पीडब्ल्यूडी विभाग ने इसकी जितनी भी अनियमितताएं पूरी थी, इसकी निशानदेही की, इसका डीपीआर तैयार किया और उसे हेड ऑफिस में भेजा अप्रूवल के लिए, निशान भी लगाए गए। और जब सारा कुछ होने के बाद जब ये हेड ऑफिस में गया तो वहां पर ये ऑब्जेक्शन लगाकर भेजा, कुछ ऑब्जेक्शन लगे और उन ऑब्जेक्शनों को लोकल जो इसका विभाग है पीडब्ल्यू, लोकल अधिकारी इन्होंने इसे पूरा करके ठीक कर कर भेजा। परंतु इसके अंदर थोड़ी सी दिक्कत ये आ रही है कि जो मुख्यमंत्री अपने नायब सैनी जी है, इन्होंने कहा है भी जितनी भी पुरानी सड़कें हैं जी इनका पहले कार्य करो, जो नए टेंडर हैं उन्हें थोड़ा डिले कर दें। परंतु उसी दौरान में मैंने इसको इस बारे में टीवी एसएन प्रसाद चीफ सेक्रेटरी हरियाणा को भी लिखा है और इसी दौरान अब ये इस मामले में आप सीएम साहब से भी मैं स्वयं मिला था। परंतु अब आचार संहिता लगी है तो हमें जो संविधान के नियम है, कानून के नियम है, उनकी तो पालना करनी पड़ेगी और इलेक्शन के बाद ही इसके कार्य को हम बिल्कुल रहेगा, जल्द से जल्द कराने का प्रयास करेंगे। आपके यहाँ पानी के पीने की जो दिक्कतें हैं, मैं बहुत पीछे से देखता रहा क्योंकि अमृत योजना रही, 120 घंटे पानी आया नहीं आया, बड़ी दिक्कतें रही। आप कुछ नए ट्यूबवेल्स लगवा रहे हैं? ये बात सही है कि मेरे वार्ड के अंदर पानी की पीने के पानी की समस्या बहुत है। दूसरा सीवरेज भी नहीं है जी। परंतु जब मैंने ये सीट संभाली है उसके बाद हमने बहुत ऐसे प्रयास किए हैं जिससे लोगों को पानी की सुविधा हो, कि जैसे कौशल्या नदी के अंदर हमने वहां पर एक पानी था जो कि एक प्राकृतिक निकल रहा था, उसे भी हमने वहां पर जाकर टैंक में गिरा और उस पानी को उठाकर इन लोगों को देने का प्रयास किया। परंतु न बारिश के तेज बहाव से वो टैंक बह गए, कुछ हो गया। उसके बाद मैंने अपने वार्ड के अंदर खिला कॉलोनी में ट्यूबवेल लगाने के लिए सरकार से मांग की और सरकार ने, हमारी सरकार लोगों के हितों की सरकार है और उन्होंने लोगों के हितों के लिए मेरे वार्ड के अंदर खिला कॉलोनी के अंदर एक बोर सैंक्शन किया और आप लोगों के आशीर्वाद से और पार्टी के सहयोग से उस बोर का काम 90% पूरा हो चुका है जी। और महामाई कालका की कृपा से उसमें पानी भी है जी। और जल्द ही मैं अपने वार्ड के लोगों की जो ये पीने की समस्या है इसका जल्द ही बहुत जल्दी निवारण करेंगे। और अमृतत्व के अंदर मैंने माननीय मंत्री जी, पहले कमल गुप्ता जी थे यूएलबी मिनिस्टर, क्योंकि जो अमृतत्व था इसका काम पब्लिक हेल्थ को ना देकर यूएलबी को दिया गया था, पंचकुला नगर। इसके अंदर कुछ एरिया पंचकुला का आता था, कुछ हमारे कालका, जिसके अंदर कालका का आता था, जिसके अंदर लगातार 5 नंबर 6 नंबर और 7 नंबर और उसके साथ ही कुछ एरिया वार्ड नंबर 4 का भी आता था। तो इसके अंदर इन्होंने नमी पाइपलाइनें बिछाई, पानी लोकल ट्यूबवेल लगाए, वहां से पानी को बूस्टर में फेंका सीढ़ी के अंदर, परंतु कुछ नियमितताएं थी। अभी ये हैंड ओवर होना है पब्लिक हेल्थ के। इस विषय में मैंने प्रशासन, क्योंकि मेरे खिला कॉलोनी में पिछले दिनों लगातार 120 144 घंटे पानी नहीं आया और गलियां छोटी है, गलियां छोटी होने की वजह से वहां पर पानी के टैंक भी नहीं जा सकते। बड़े लेवल पे हमारे को उसमें पानी की दिक्कत का सामना करना पड़ा और हमने उस बारे जो अपने कालका एसडीएम थे लक्षकृत श्रीन जी, इन्होंने हमारा इसमें बहुत सहयोग किया। ये ग्राउंड लेवल पर हमारे साथ गए, इन्होंने जो अधिकारी आज तक अमृत योजना से संबंधित जो अधिकारी थे वो नहीं आए, उनको भी नोटिस देकर बुलाया, 2 बार हमारी मीटिंग की और जिस दिन की इन्होंने मीटिंग की है एसडीएम साहब ने, उसके बाद मेरे वार्ड के अंदर जो खिला कॉलोनी में अमृतत्व का पानी था उससे संबंधित समस्या के से मेरे पास कोई भी कॉलोनी के लोगों का फोन नहीं आ रहा कि पानी की समस्या नहीं है, क्योंकि एसडीएम साहब ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया और ऐसा अधिकारी होना भी चाहिए। और अब भी मेरे ख्याल जब वो यहाँ से गए हैं उससे पहले वो 15 दिन बाद की हमारी मीटिंग रख कर गए थे कि इस विषय के अंदर मैं फिर 15 दिन बाद जानकारी दूंगा। ये प्रोसेस है, यदि लोगों को पानी नहीं मिलेगा तो हम ना तो पब्लिक हेल्थ को इसको हैंड ओवर लेने देंगे, क्योंकि हमारा काम है लोगों को पानी देना, क्योंकि हम जनता के साथ है, जनता हमारे साथ नहीं है, जनता के द्वारा ही हमारे को चुना गया है और आगे भी हम जनता के लिए ही काम करेंगे। पानी का जो बोर आपने बताया कि हो रहा है, कुछ लोकल व्यक्तियों के द्वारा ये बात उठाई गई सोशल मीडिया में कि उसका पानी का काम बहुत स्लो हो रहा है बोर का। ऐसा है जी, ये राजस्थान की भूमि तो है नहीं है कि यहाँ पर मिट्टी ही मिट्टी है, ये तो पथरीली भूमि है।
यहाँ पर जो काम राजस्थान के अंदर 3 दिन के अंदर होना है, यहाँ 30 दिन के अंदर होना है। और जो बोरिंग मशीन है जी वो जब चल रही है तो नीचे पत्थर है और एक एक पत्थर 25-25 फुट का नीचे फंस रहा है। जी पानी का कार्य बहुत अच्छी प्रोसेस पे है। मैं रात को 10 बजे भी वहां पर छापा मारा, खुद जाकर देखा, 11 बजे भी गया, तो उस समय भी रात के दौरान डबल शिफ्ट के अंदर उस बोर को चलाने का काम किया जा रहा था, क्योंकि ठेकेदार स्वयं चाहता है कि यहाँ जल्दी पानी निकले और मैं अगली साइड पे जाऊं। पता नहीं लोकल नेताओं ने ऐसा क्यों किया। चलो, सबकी अपनी अपनी धारणा है सबका। वो भी इसीलिए गए थे कि शायद लोगों को जल्दी पानी मिले। उन्होंने भी जो किया ठीक है, हम भी उनके साथ हैं। और हमारा उनका भी एक ही काम था, लोगों को पानी देना, और हमारा भी एक ही काम है कि वहां के लोगों को उस बोर के लगने से हमारे लोकल लोगों को पानी मिले और पानी की समस्या का हल हो। आपके स्ट्रीट लाइट की क्या पोजीशन है? क्योंकि अमूमन लोगों में जहां मैं गया हूँ, निर्दलीय पार्षद एक ही बात पे गए, साहब स्ट्रीट लाइट नहीं है, सफाई नहीं है, हमारी सड़कें नहीं बनती, हमारी सुनवाई नहीं है, हमारे चेयरमैन साहब हमारे एक ही कंडीशन, एक ही ये चारों पांचों बातें सभी निर्दलीय पार्षदों ने रिपीट की। नहीं, वो पार्षद भी हमारे भाई हैं। ठीक है, हर व्यक्ति का अपना काम कराने का तरीका होता है। ठीक है, वो भी गए होंगे काम के लिए, हम भी जाते हैं, परंतु जिस प्रकार उनके साथ बर्ताव है उसी प्रकार का बर्ताव हम पक्ष के पार्षदों के साथ भी है। कोई गलत बर्ताव नहीं है। ठीक है, ज्यादातर दिक्कतें वहां आ रही है जहां पर अनअप्रूव्ड एरिया है। जी अनअप्रूव्ड एरिया वार्ड नंबर 5 भी है, वार्ड नंबर 6 भी है, और जो रवि चौधरी जी बोले उनका भी एरिया बहुत अप्रूव्ड है, अनअप्रूव्ड है, और वार्ड नंबर 1 की मनिंदर कौर जी का भी अनअप्रूव्ड है। ठीक है, परंतु देख, जो जैसे नगर परिषद द्वारा सामान का वितरण किया गया, उसी जिस प्रकार उनको मिला उसी प्रकार मुझे मिला, तो मुझे तो लगता नहीं है। बाकी देखो, कोशिश करनी चाहिए, और वो भी कोशिश कर रहे हैं, और वो हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, कुछ भी है उनका। देखो, उनका कहना, उनका उनका वार्ड है, उनकी समस्या है, और मुझे अपने वार्ड के बारे में पता है और उन्हें अपने वार्ड के बारे में। परंतु हमारे साथ चेयरमैन साहब ने जब भी कहीं मीटिंग हुई और यदि सामान वितरण की बात हुई, तो हमारे सामने तो एक ही बात की कि मैं 31 के 31 पार्षदों को, चाहे वो पक्ष के हैं और चाहे विपक्ष के, सबको साथ लेकर चलूंगा। और देखो, जो उन्हें लगता है, उन्होंने अपनी बात रखी है, तो हमारे चेयरमैन साहब बहुत बढ़िया है, उनकी जो बात है रखी है, शायद उनसे मिलकर उनकी अलग मीटिंग कर उनसे बात करेंगे, जो भी उनके लायक, अभी तो आचार संहिता लगी है, जी जी जो भी उनके कार्य जो चेयरमैन से होने वाले हैं वो करेंगे। अधिकारी बढ़िया है। अब तो देखो, हम मेरे वार्ड के अंदर अभी पीछे खिला कॉलोनी के अंदर जी खसरा नंबर 248 है कि 243 है, उसके अंदर एक 50 लाख के समथिंग पार्क पास हुआ जी जो कि पार्क कोई अकेली खिला कॉलोनी, क्योंकि खिला कॉलोनी यूं हुआ क्योंकि भूमि चाहिए, होनी चाहिए। और भूमि नगर परिषद की चाहिए जहां पर पार्क बनना है। तो वहां पर मेरे पास नगर परिषद की भूमि खाली पड़ी थी, जिसका कोई यूज नहीं था, जिसका सब कुछ टेंडर लग चुका है। ओपन भी मेरे ख्याल से आज हो गया होगा, और जल्द ही उसका काम लगेगा। उसके साथ ही टिपरा में जो नियमित कॉलोनियां थी, उनकी दोनों कॉलोनियों की 33 लाख के करीब गली हैं, उनका दोनों का भी टेंडर हो चुका है। उसके साथ ही जब आप हाईवे से अंदर की तरफ मुड़ते हो, सर्विस रोड का बाईपास के साथ सर्विस रोड से कालका जाने के लिए, जो एक खसरा नंबर 106 के पास पहाड़ी खड़ी है शिव मंदिर के सामने, जी उसको भी एफसी की मीटिंग में हर्बल पार्क बनाने के लिए ओके कर दिया गया है। तो देखो, काम तो हो रहे हैं, किसी के आराम से हो रहे हैं, किसी के जब मैंने भी जो काम करवाए हैं, मैं इरिगेशन के अंदर गया, मैंने भी धक्के तो नहीं कह सकता, पर गया, दौड़ तो लगती है, अधिकारियों के पास मेहनत करनी पड़ती है। कोई ऐसी बात नहीं, जो अपने मनिंदर जी हैं, देखो सबको अपने अपने वार्ड की समस्या का पता है। यदि उनके काम नहीं हुए तो चेयरमैन साहब को उनकी सुननी चाहिए, परंतु हमारे सामने चेयरमैन साहब ने कोई भेदभाव नहीं किया। 20 लाइटें मुझे मिली थी, 20 ही लाइटें उनको मिली है। और आगे जो देखो, जो हमारे सामने बात है वो तो ये है, आगे जो अंदरूनी बात है वो मुझे उसकी जानकारी ना मुझे, अनऑफिशियल को तो मैं कुछ नहीं कह सकता, पर जो ऑफिशियल बात ये है कि
जो पक्ष का हो चाहे चाहे विपक्ष का हो, पार्षद तो पार्षद है, इनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा और जो हमें मिलेगा वो उन्हें मिलेगा। और मेरे मेरे ख्याल से, मेरे तो रिपोर्ट चेक कर लो, जितना मुझे उनको मिला उतना ही मेरे को। और जो ये गलियां भी बनी है ये अनियमित में बनी है, अनियमित में मेरा भी कोई कार्य नहीं हुआ। नहीं। आपके एक बहुत बड़ा जोड़ है, तालाब है, जहाँ पे हर बार छठ पूजा भी होती है और भी धार्मिक उत्सव होते हैं। उस जोड़ के रेनोवेशन के बारे में आपने कोशिश की कभी? बिल्कुल, आपने बढ़िया सवाल पूछा है। उसकी रेनोवेशन के साथ-साथ आपको उसका नक्शा भी मेरे पास उपलब्ध है। ये देखो जी। ये इसका मैंने डीपीआर तैयार करा के, ये पाउंड अथॉरिटी ऑफ हरियाणा जी। जो उनके पास बजट था जी। पाउंड्स के लिए तालाबों और जोड़ों का नवीनीकरण करने के, जी। मैंने उनके ईवीएस के चेयरमैन को चिट्ठी लिखी थी। पहले ज्ञानचंद जी पे गया था, ज्ञानचंद जी ने ईवीएस को मार्क की। उनके चेयरमैन ने नगर परिषद को लिखा कि आप अपने रेवेन्यू रिकॉर्ड में चेक करके देखें कि ये जोड़ है, और उस रिकॉर्ड के अनुसार जब ये जोड़ पाए गए, ये अकेला जोड़ नहीं है, मेरे वार्ड के अंदर 3 से 4 जोड़ है जो उसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड में है, उन सब का सर्वे किया गया। परंतु मैंने इसे पहले प्रायोरिटी पे इसलिए रखा क्योंकि ये जो जोड़ है ये हम लोग यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पे छठ पूजा की जाती है और दूर दराज से लोग हजारों की संख्या में आते हैं और बहुत जनता होती है। इसको हमने घाट का रूप दिया है जी। भी, इसे घाट का रूप दिया जाए, इसके पास शेड पाए जाए, इसका भी 50 लाख के करीब हम इसका एस्टीमेट बनाएंगे। इसको हेड ऑफिस को भेजेंगे क्योंकि जो इसका फंड रिलीज करना है, जो डीपीआर और एस्टीमेट बनाना है, वो बनाना है नगर परिषद कालका ने, और जो इसका फंड रिलीज करना है वो करना है ईवीएस ने, पाउंड अथॉरिटी ऑफ हरियाणा ने, और रिलीज करने के बाद उन्होंने डायरेक्टर को भेजना है। उसके बाद ये फंड हमें मिलेगा। इसे मुझे हाउस में ले जाने की जरूरत नहीं है, इसका भी 75% तक काम पूरा हो चुका है। और बाकी जो मेरे वार्ड में और जोड़ भी रह गए हैं, उनको भी जल्द मैं ब्यूटिफिकेशन और रेनोवेशन के लिए करूंगा जब ये जोड़ तैयार होगा, क्योंकि बात सारी तथ्यों पे होती है, कागजों पे होती है। मौखिक रूप से हवाई बातें ना मैं करता हूँ ना मुझे जरूरत है। इसी करके मैं, मेरे पास जितनी भी मैंने बातें की है या जितने भी जवाब दिए हैं, उन सब का रिकॉर्ड मेरे पास उपलब्ध है। एक एक पेपर को मैं आपको उपलब्ध करा सकता हूँ। कोई प्रकार का, किसी प्रकार का इसमें झूठ नहीं है। टिंकू जी, आपके वार्ड के अंदर एक बहुत ही भव्य, पुराना और आलीशान मंदिर भी कह सकते हैं जिसकी बहुत मान्यता है, वह है बालाजी का मंदिर। बालाजी का मंदिर के बारे में लोग ना मालूम क्या क्या बातें करते हैं, और वो एक भव्य मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है। आप उस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो मंदिर है ये बहुत विशाल है, हमारे गांव के अंदर है, और ये तो हमारे गांव का सौभाग्य है कि जो बालाजी महाराज हमारे गांव के अंदर प्रकट हुए जी। और ये दिव्य धाम बन चुका है, ये पंच तीर्थ है। आप देखिए कि हमारे गांव को आज इस मंदिर के नाम से जाना जाता है कि ये कहाँ रहते हैं, जहां पर बालाजी मंदिर है। यही हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। और जिस पर्वत पर ये मंदिर का निर्माण हो रखा है, शायद वहां पर कोई सुपने में भी नहीं सोच सकता था कि कभी ऐसा होगा, परंतु आज वहां पर रौनकें लग रखी है। आज आप रात को देखोगे तो आपको ऐसा नज़ारा मिलेगा जैसे शिमला की चोटी पर खड़े हैं, तो शिमला की चोटी देख रहे हैं आप। ये बहुत बड़ा धाम बन चुका है, दूर दराज से लोग आते हैं, राजनीतिक लोग भी आते हैं, मिनिस्टर भी आते हैं, मुख्यमंत्री सब आते हैं। इससे क्या हो रहा है कि हमारे गांव की छाप पड़ रही है। और जो यहाँ पर जो इस मंदिर के संस्थापक और संचालक है गुरु अमरदास रतन जी, उन्होंने जंगल में मंगल कर दिया। आज आप किसी से 1 रुपया भी मांग कर देख लो, कोई किसी को अपनी जेब से 1 रुपया नहीं देता। आज मंदिर पे करोड़ों रुपए लगे हैं, तो भक्ति में शक्ति है। और इसको हम कह सकते हैं क्योंकि ये तो हमारी आंखों के सामने हुआ है। ये तो एक जंगल था, जंगल में मंगल हो गया है, और साक्षात प्रत्यक्ष को प्रमाण की लोड़ नहीं है, और ये बहुत सिद्ध स्थान बन चुका है। और आप यदि आप कभी मंदिर जाओगे, जो लोग कहते हैं, लोग देखो कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना,
तो आप यदि कभी मंदिर जाओगे तो आप मंदिर के अंदर सफाई व्यवस्था, पूजा की व्यवस्था और उनके डिसिप्लिन देखिए। किसी प्रकार की मंदिर के अंदर कोताही नहीं बरती जाती। मंदिर के अंदर साफ सफाई अच्छी है, लाइट बढ़िया है और हर देवी देवताओं को जिस दिन और जिस वार को जो उनसे वस्त्र पहनने होते हैं वो वस्त्र दिए जाते हैं। जिन फूलों से श्रृंगार करना होता है उन फूलों से किया जाता है। और हम तो इसको अपना सौभाग्य मानते हैं कि ये मंदिर हमारे लोग तो तरसते हैं। और जल्द ही महामाई कालका की कृपा होगी और महामाई कालका की पार्किंग भी बनेगी और पार्किंग के साथ इस मंदिर का भी जुड़ाव होगा रास्ते से, और जिससे ये दिन दुगनी फिर रात चौगुनी उन्नति करेगा। हम नहीं तो हमारे आगे बच्चे ही देखेंगे कि बहुत प्रसिद्ध स्थान बनेगा। गुरुजी बहुत बढ़िया है। और लोग देखो, आप जाएंगे, आपसे कभी भी किसी इलाज का निशुल्क कार्य किया जाएगा। और उसके बावजूद मंदिर में मेरे ख्याल से 12 महीने 30 दिन कई वर्षों से काम चल रहा है। तो इसे क्या कहेंगे, भगवान की कृपा ही कहेंगे। ना मैं 10 रुपए कभी दे के आता हूँ, ना आपने दिए होंगे, ना उन्होंने किसी से मांगे हैं, ना कभी उन्होंने वहां लिखा है कि दान कर। तो लोगों की अपनी श्रद्धा है। और कालका पे तो महामाई कालका की और बालाजी महाराज की कृपा है हमारे ऊपर। तो कुछ लोग वहां ये कहते हैं कि उस मंदिर में अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है या एरिया है, ये जगह घेर ली उन्होंने, उस बारे में? ऐसा है जी, ये हमारे गांव की गौचरान थी जी। इसकी 1.5 बीघा की जमीन की उस टाइम गिरदावरी मंदिर के नाम थी जी। परंतु अब इसकी जो जमीन भूमि है उसकी गिरदावरी को बढ़ा दिया गया है। और यदि किसी भूमि को, चाहे वो नगर परिषद लोगों के हितों के लिए, हमारी धार्मिक आस्था के लिए यूज हो रही है, तो उसे मुझे और मेरे गांव वासियों को, देखो किसी को दिक्कत होगी मुझे नहीं पता, पर मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि मेरी भूमि भी वहां पर्सनल होती तो मैं मंदिर को शायद दे देता, यदि होती तो दे देता, क्योंकि ये तो आस्था से जुड़ा युगों युगों तक अमर रहने वाला काम है। लोग जाकर दान अमरनाथ करते हैं जी, लोग वैष्णो देवी दान करते हैं, परंतु हमारे तो कुछ भगवान खुद अपने आप प्रकट हो रखे हैं। तो क्या बगल में छुरी शहर में छोरी शहर में डंडोरा। तो अब हमारे लिए तो ये हम तो इसकी भाई हम तो बहुत भगवान की जय जयकार है, बिल्कुल। और हम तो सपने में भी नहीं कभी सोचेंगे कि हम मंदिर के लिए गलत बोले, और जो करे बोलेंगे वो भुगतेंगे। टिंकू शर्मा जी, आपके ऊपर अधिकतर कई लोगों ने, चाहे वो पॉलिटिकल लोग हैं चाहे वो निजी रूप से, आपके ऊपर हमले भी करते हैं बातों से, और पुलिस के अंदर आपके ऊपर केस भी रजिस्टर्ड कराते हैं। अमूमन कंप्लेंट देते हैं, रजिस्टर नहीं होता। रजिस्टर्ड नहीं होता। तो उसमें क्या कहना चाहते हैं उन लोगों? कुछ नहीं, ऐसा है ना जी, कुछ लोग दूसरे के दुख से इतना दुखी नहीं है जितना सुख से है। पिछले 6 महीने से हर व्यक्ति रात को, जो मेरे ऑपोजिट है, वो रात को यूं सोता है भी मैं सवेरे टिंकू को अंदर करा दूंगा। अरे अंदर कराने के लिए तथ्य भी तो चाहिए। आप ये आरोप लगा दो मेरे कपड़े फाड़ दिए, अरे कपड़े फाड़ दिए उसके प्रूफ तो लाओ। आरोप लगाना तो आसान है, उसे प्रूफ तो करें, उनका काम है। आरोप लगाने वालों का शायद प्रोफेशनल काम बन चुका है, क्योंकि आरोप भी खुद लगाते हैं और छापते भी खुद है। तो इनसे जब वो नशे वाली का मकान गिरा जी, तो उसके बाद मेरे ऊपर आरोप, एक मेरी वीडियो वायरल कर दी जो आज से 2.5 साल पुरानी थी, भी 2.5 साल क्यों, ज्यादा ही पुरानी थी। तो उसके अंदर वो महिला स्वयं कपड़े फाड़ रही है, आई वो मेरे घर पे हमला करती है। उसके बाद वो उसी दिन सेम डे ही कंप्लेंट कर देती है। कंप्लेंट के बाद पुलिस इंक्वायरी करती है, इंक्वायरी करने के बाद मैं निर्दोष साबित होता हूँ। उसके बाद कहीं ना कहीं से 2 साल बाद कोई जाग जाता, उस महिला का कोई नहीं जागता, उसके परिवार का नहीं जागता, परंतु एक हमारे इलाके का व्यक्ति जाग जाता है। वो कहता है कि ये लोग औरतों के कपड़े फाड़ता है। इंक्वायरी हुई, मैंने पुलिस को कहा भी आप जांच कीजिए, और जांच के अंदर यदि निर्दोष है तो जो सजा बनती हो दे। उन्होंने वीडियो वायरल की, ब्लैकमेल किया, और जे उन लोगों का यदि इतना ही अच्छा वजूद होता तो 2-2 3-3 बार उन्होंने चुनाव लड़े, वो जमानत जब्त होगी। जमानत जब्त भी एक तरीके की होती है जी। 20-22 वोटों में सिमट गए। तो अब उन लोगों के पास
मुझे तंग करने का और तो कोई इशू नहीं है, बेले है, पर वो मुझे तंग बड़ा करे तो मेरी तरक्की कर रहे हैं, क्योंकि शायद जो अधिकारी मुझे नहीं भी जानता था वो भी जानने लग गया कि कोई टिंकू है। तो उन्होंने आरोप लगाए, आरोप से इंक्वायरी की पुलिस ने निष्पक्ष जांच की, और मेरे पास जांच रिपोर्ट है डीएसपी साहब की, मैं आपको दिखा देता। उन्होंने लिखा कि जो महेश शर्मा टिंकू पर आरोप लगाए गए बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद है, और जो उस महिला ने आरोप लगाए थे उसमें कोई सच्चाई नहीं पाई गई, निराधार पाए गए पुलिस ने। और जिस कपड़े की वीडियो बना रही है वो उसी दिन का फैसले की कॉपी मेरे पास है, परंतु कुछ लोग दौड़ दौड़ कर वो रात को सोते हैं, भी क्या कहते हैं, लो जी अब सवेरे तो टिंकू जी को अंदर करा देंगे, और इसके अंदर कोई एक दो बंदा नहीं है, तो पूरा गिरोह है, जो पीछे लग रखा है। ये गिरोह भी पता है किसका? कुत्तों का। चलो खैर नहीं, मैं ये गिरोह, मैं उस शब्दों को आपके चैनल से बोल दिया, चलो उसके लिए गलती, परंतु ये गिरोह उन्हीं लोगों का है। ये रोज अंदर कराते हैं, ये मुझे अंदर कराने के लिए शायद अपने परिवार के लोगों को भी उसका वो बनाकर के टारगेट बनवाकर अंदर करवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और मुझे कोई परवाह नहीं है। जहां दोषी होंगे वहां अंदर होंगे, हम दोषी है ही नहीं तो डरने की जरूरत। कुछ लोग कहते हैं नशे वालों से पैसे ले, अरे पैसे लेता तो मकान तड़वाता, पैसे लेने वालों को तो दिक्कत होगी है। एक चीज और, अमूमन मैं सभी से बात करता हूँ, सभी पार्षदों ने एक ही बात कही कि चेयरमैन साहब हमें कॉपरेट नहीं करते। सभी व्यक्तियों ने डायरेक्ट एलिगेशंस लगाए चेयरमैन साहब को। आपको क्या लगता है? अरे कुछ नहीं, मैं तो उनको भी कह रहा हूँ कि भाई चेयरमैन बहुत शरीफ है, हाँ जी, भोला है। अब अपनी अपनी शक्ति का पता लगते लगते समय लगेगा, और शायद उन्हें अपनी शक्ति या हनुमान जी की तरह याद आ रही है। और हमारे तो जो विपक्ष वाले भी वो भी मित्र है, हम इकट्ठे बैठ के खाते हैं जी। और वो मेरे हिसाब से चेयरमैन उनका, हमने 5 साल इकट्ठे ही रहना है, चाहे सरकार उनकी थी, चाहे उनकी हमारी होगी, चाहे उनकी थी, तो हम इकट्ठे रहेंगे। और चेयरमैन साहब तो हमारे कुल मिला के ठीक है, चलो ठीक है, जहां पर दो बर्तन होते हैं खड़कते भी है, आपसी मतभेद भी होता है, कई बार मेरी भी लड़ाई हो जाती है चेयरमैन साहब के साथ, और 5 मिनट बाद फिर फोन करते हो कितने अभी आजा। तो मेरा तो कहना है कि विपक्ष के पार्षदों को जरूरत नहीं है, काम हो जाएंगे, काम ने तो अपनी समय से होना है, नियमानुसार होना है, नियम के बाहर कोई नहीं जा सकता। आज मेरे वार्ड में भी आप आकर देखोगे तो नगर परिषद द्वारा 7 लाख रुपए के काम हुए हैं, जो कि अप्रूव नहीं, जो कि लाल डोरे के अंदर हुए हैं। और जो आगे काम पास हो रहे हैं, जो पार्क के लिए अप्रूव्ड और अनअप्रूव्ड नहीं है, डी प्लान के लिए अप्रूव्ड और अनअप्रूव्ड नहीं है, और जो 33 लाख रुपए की गलियां हैं और जो ट्यूबवेल है उसके लिए भी अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड की लोड नहीं है। जो 33 लाख की गलियां हैं वो नियमित क्षेत्र के अंदर है, फिर भी जहां तक हो सकता है मैं अपने वार्ड के काम कराने के लिए दिन रात लगा रहता हूं। मेरे पास मेरे ख्याल से हजारों कागज होंगे, हर विभाग के अंदर भेज रखे हैं, चाहे कॉलोनियां नियमित हो कराने से संबंधित हो, चाहे सीवरेज डलवाने से संबंधित हो, चाहे पीने के पानी से संबंधित हो। यानी कि कल को कोई ये नहीं कह सकता कि आप हमारे लिए कहीं नहीं गए। यदि किसी को कोई किसी चीज की जानकारी लेनी है कि मेरे साथ भेदभाव, कॉलोनी वालों को, वार्ड मेंबरों को नहीं कह रहा, यदि कोई ऐसे कॉलोनी में कहता है कि उसका काम हो गया, मेरा हो गया, मेरे पास हर कॉलोनी से जितनी भी मेरे वार्ड में 7-8 कॉलोनी लगती है, सारों के दस्तावेज, मेरा दर खुला ही रहेगा। मैंने किसी एक पिक एंड चूज एक कॉलोनी को करके कोई काम नहीं कराया। मैंने हर जगह अपने वार्ड को देखा, वार्ड की चाहे खिला कॉलोनी, गंगा कॉलोनी, कांगू वाला गांव, क्योंकि कांगू वाला गांव का मेरे ऊपर विशेष योगदान रहा, और उन लोगों ने मेरे को दिल खोल के वोट पाई, मत का प्रयोग किया, और अब भी वो लोग मेरा बहुत साथ देते हैं। उन लोगों ने मेरा उस चुनाव में, देखो हर जगह कंपटीशन होता है जी, और मजा भी तब आता है जब कंपटीशन, यदि सामने कोई कैंडिडेट ना हो ना तो फिर मजा ही गया, फिर तो नॉमिनेट बन जाओ। परंतु मुझे तो मजा ही तब आया जब मेरे सामने कैंडिडेट था, क्योंकि मेरे को हराने के लिए कई कैंडिडेट लगे हुए थे, तो महामाई की कृपा से सारे धराशायी हुए। और कृपा किसकी रही? कांगूवाला गांव की, मेरे सारे वार्ड की रही, परंतु विशेषकर कांगूवाले गांव की रही। इन्होंने मेरे को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मेरा सहयोग किया। कुछ बातें होती है अंदर की जी, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम ओपन नहीं आएंगे, अप्रत्यक्ष रूप से आपका साथ देंगे। तो जब चुनाव के रिजल्ट आने थे
तो लोगों ने कहा भी ये 50 वोट से जीत होगी, हार जाएगा, ये 250 से हार गया। पर महामाई का आशीर्वाद था, वार्ड के लोगों का आशीर्वाद था। मैं 352 वोटों से जीत दर्ज की। पहला चुनाव था और क्या गोल्ड एमसी पहला चुनाव था, पहले भी भगवान की कृपा से छक्का मार दिया। तो ये तो भगवान की कृपा, आगे भी लड़ेंगे, लोगों का आशीर्वाद, फिर लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे भी और फिर काम कराएंगे लोगों के। मुझे कोई किसी की परवाह नहीं। ऐसा है कि जब हाथी चलते हैं तो भौंकते हैं बहुत। मुझे लोगों के काम कराने हैं। लोगों ने मुझे मैं जिन कुछ कॉलोनी जैसे किला कॉलोनी है, कुछ कॉलोनियां ऐसी थी जहां मैं लोग मेरे जाने पे अपने आप ही एकत्रित हो जाते थे। उन लोगों ने मेरे साथ घूमना, साथ दिया। मैं सो जाता था। उन लोगों ने चुनाव को ऐसे लड़ा, मेरे वार्ड के लोगों ने, मेरे जो साथी थे, ऐसे चुनाव लड़ा कि जैसे वो खुद में लड़ रहे हैं। मेरे को तो पता भी नहीं लगा। जो वैसे तो पैसा खर्च ही नहीं हुआ, और यदि हुआ तो उन्होंने अपने आप ही खर्चा। तो मैं तो जब पैसा न होता बंदा तो अपने आप कहता है कि अगली बार फिर चुनाव लड़ेंगे, और मैं तो फिर लड़ूंगा, मैं तो फिर तैयार हूं। तो बेबाक इंटरव्यू, मस्त इंटरव्यू, बहुत खुले दिल से बात की, सभी को बचाया, अपनी कमियां गिनाई, अपनी पार्टी की कमियां बनाई और पॉजिटिवली सब कुछ बताया। नहीं, किसी को भी, चाहे वो विपक्ष का था चाहे वो पक्ष का था, डिमोरलाइज किसी को नहीं किया, कोई नेगेटिव बात नहीं की, चाहे किसी की थी या नहीं थी, हर चीज को पॉजिटिव सोचा। लोग क्या कहते हैं नहीं कहते उसकी परवाह नहीं की, सिर्फ काम किया, सिर्फ काम किया और सिर्फ काम किया। अभी मैंने आपके पीछे इंटरव्यू में सुना था, हमारी सबसे सीनियर जी उजाला बख्शी, उन्होंने सही बात रखी भी, अनअप्रूव्ड के अंदर है, वो हमारी आंटी सबसे सीनियर है और हमें तो उनसे कुछ ना कुछ हमेशा सीखने को मिलता है, क्योंकि इतनी हमारी उम्र नहीं है जितने वो चुनाव लड़ चुके हैं। बिल्कुल, हम उनके साथ लड़ भी लेते हैं, झगड़ भी लेते हैं, फिर वो हमारे को बच्चे की तरह ट्रीट देती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सारे 31 के 31 पार्षद, कोई भाई दोस्त बहन सब हैं, और हम लोग इकट्ठे बाहर आके हम राजनीतिक लड़ाई अंदर सब एक टेबल के सभी टेबल पे बैठे हैं, एक छत के नीचे हैं, अपनी अपनी राजनीतिक लड़ाई अपने अपने लोगों के काम कराने के लिए हर कोई लड़ता है, और मैं भी लड़ता हूँ, और मैं लड़ता भी हूँ भगवान की कृपा से होते भी, क्योंकि देखो घर बैठे काम, मैं तो उन पार्षदों को भी कहूंगा अभी घर बैठे काम नहीं होंगे, जाना पड़ेगा। और जब काम नहीं होते तो मैं उन लोगों के साथ रोड पे भी आ जाता हूँ। मैंने कभी सरकार की परवाह नहीं की, कभी प्रशासन की परवाह नहीं की, और ना करूंगा। परंतु हमारी जो सरकार है लोगों के लिए हितैषी है, लोगों के लिए पारदर्शिता लाई है। आज हर चीज ऑनलाइन हो गई है। जी। पहले राशन कार्डों के अंदर पीले राशन कार्ड बनते थे, लोग 2-2 हजार रुपए देके राशन कार्ड बना देते थे, परंतु आज उन लोगों के भी राशन कार्ड बने हैं जो घर बैठे हैं। आज उन लोगों को भी प्लाट मिल रहे हैं जो घर बैठे थे, जिन्हें पता ही नहीं, उन्हें पता लग रहा है कि आपका 30 गज का प्लाट निकल गया। और आज आपको पता होगा कि इसी के बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां, हमारे कालका की लड़की IAS में सिलेक्ट हुई है। तो देखो, हमने तो कभी सुना ही नहीं था, परंतु अब सुन रहे हैं। तो हमारी जो सरकार है वो बिल्कुल ईमानदार सरकार है, लोगों के हितों की है। ठीक है, उन्होंने नियम बनाए, कानून बनाए, उन्हें रोड धरातल पे ले आने के लिए समय लग रहा है। ठीक पिछली सरकारों के अधिकारी है, काम में देरी तो करते। अब इलेक्शन सिर पे है, इलेक्शन सिर पे है। क्या अपील करेंगे आप अपनी पार्टी के लिए क्या कहना चाहते हैं, लोगों से अपील क्या करेंगे? मैं तो यही अपील करूंगा कि हमारी जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी, इसने पिछले आपने 5 साल तो जब हमने चुनाव लड़ा था तब तो हमारे पे कोई विजन ही नहीं था, तो 2014 में जीते। उसके बाद विजन आया भी हम ये करेंगे, चुनाव लड़ा, लोगों ने मैंडेट दिया, जीते। और अब फिर हम नेगेटिविटी लेके नहीं चल रहे, हमने लोगों के काम करने हैं और काम करने हैं। हमारी सरकार काम के लिए हितैषी है, लोगों की काम कर रही है और काम करेगी। हम भी सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, चाहे आज से पिछली सरकारों में ये बात देखने की कोई कॉलोनी नियमित नहीं हुई आउट ऑफ बाउंड्री ओल्ड नगर पालिका कोई नियमित नहीं हुई।
पहली बार पहले अब ये कर रही है सरकार, और ये कॉलोनियां नियमित होने के बाद लोगों को पता लगेगा। अब एक मकान की बुनियाद रख दी है, जब मकान बनकर तैयार होगा तब लोगों को पता लगेगा कि इसका कितना फायदा है। आज जब हम किसी अधिकारी के पास जाते हैं, एक ही बात, एक ही लाइन पे हमारे सारे काम रुक जाते हैं कि आप अनअप्रूव्ड एरिया में रहते हो। जी, उसको ही सरकार खत्म करने जा रही है, लोगों के लिए खत्म करने जा रही है। मैं तो यही अपील करूंगा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में तीसरी बार नैब सरकार, क्योंकि हमारा जो कैंडिडेट है वो कमल का फूल है। राइट। जो कमल का फूल लेके आएगा हम उसके साथ चलेंगे, और भविष्य में लोगों के हितों के लिए काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। कुछ कमियां हमारे में रह गई होगी, कुछ वार्डवासी नाराज भी होगा, कुछ उन्हें घबराने की लोड़ नहीं है। 2 साल 10 महीने पड़े हैं, उनके काम करेंगे, कोई नाराजगी, जितने भी काम है करेंगे, और जितना हमारे से हो सकेगा अगली 5 साल में अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाएंगे भी हमने आपके लिए ये किया। यदि आपको अच्छा लगता है तो हमें चुने, नहीं जयराम जी आखिरी भी। सवाल जो मेरा निजी सवाल है वो है कालका हिंदू कन्या स्कूल। मैं बहुत निजी रूप से उस स्कूल के साथ जुड़ा हूं। लोग उसके लिए मुझे पॉजिटिव भी कहते हैं और नेगेटिव, मैं परवाह नहीं करता। आपकी सरकार इस समय ट्रिपल इंजन सरकार है, आप उस स्कूल को खुलवाने के लिए क्या कोशिश करो? हमारे जो पार्षद हैं जी, और हमारे संगठन में भी है विनोद सावरणी जी, जी, उन्होंने इसके विषय में कई बारी मौखिक रूप से भी और मेरे ख्याल से लिखित के माध्यम से भी प्रशासन सरकार को अवगत कराया, परंतु एक लाठी एक होती है और इकट्ठी इकट्ठी होती है। अब ये इलेक्शन होने दीजिए, हम स्वयं इसके लिए पक्ष के और विपक्ष के 31 पार्षद इकट्ठे होंगे, एक छत के नीचे होंगे, इस बारे में चर्चा करेंगे। इसके लिए, क्योंकि विपक्ष वाले भी कहते हैं कि यदि देखो हर व्यक्ति कोई ना कोई हिंदू स्कूल से जुड़ा है, मैं स्वयं उसमें पढ़ा हूँ, जी, मैं स्वयं पढ़ा हूँ, मेरा सारा परिवार जी, क्योंकि वो स्कूल लड़कियों के लिए सबसे ज्यादा सेफ स्कूल था। जी। उसका एक कारण ये भी था कि पुलिस स्टेशन उसके नजदीक है, नजदीक है। हर व्यक्ति को पुलिस का डर होता था। कोई ना वहां पर हुटिंग करता जाता है, ना बुलेट पे पटाखे मारता जाता है, ना वहां पर ग्रुपों के अंदर खड़ा होता है। ये सबसे बड़ा इसका प्लस पॉइंट था कि थाना नजदीक होना। दूसरा पॉइंट, सड़क पार करके ना जाना, एक्सीडेंट नहीं होते थे जी, क्योंकि वो सड़क से इसी साइड है। यहाँ इलाके के लोगों को वो सबसे बड़ी सुविधा थी कि वो सड़क से इस साइड ही था, रोड पार करना नहीं पड़ता था। और लड़कियों के लिए तो 5वीं तक तो लड़के भी पढ़ते हैं, लड़के उसके बाद वो लड़कियों के लिए ही था, जी, और लोगों को इसकी बहुत सुविधा थी। और हम इसके लिए एक छत्र चुनाव के बाद बैठेंगे, पक्ष के साथ विपक्ष सारे बैठेंगे, और इसके लिए जहां तक जाना होगा हम अपने चेयरमैन को मिलेंगे, और चेयरमैन जी अगली रणनीति तैयार करेंगे, क्योंकि हमारा जो सरदार है वो अपने चेयरमैन साहब ही है। सरदार के बगैर तो सरदारी नहीं होती। तो सरदार को मिलेंगे, उन्हें बताएंगे, सब साइन करेंगे, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे इस विभाग से संबंधित मंत्री हो, उस पर जाएंगे और इसे खुलवाने का काम करेंगे। अब पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, नहीं, हम उस विषय पे बात नहीं करना चाहते। वो ना मुझे पता, ना मैं करना भी नहीं चाहता। बंद क्यों हुआ इसके कारणों की भी पता नहीं है। हमें स्कूल खुलवाना है, हमारा मोटो ये है, हाँ। हमारा एक निशाना है कि हमें स्कूल हाँ, इसमें हमारे साथ विपक्ष वाले भी राजी हैं, वो भी कहते हैं कि हम साथ चलेंगे। हमें कई बार तो उजाला आंटी फोन करते भी, चलो जितने जाना है चलो। जी। तो दोस्तों, बहुत सुंदर इंटरव्यू दिया साहब ने आज, और ऐसा बेबाक इंटरव्यू ना मैंने शायद अभी तक किसी का इतना लंबा इंटरव्यू लिया, और ना किसी से मेरी इतनी खुल के बात हुई। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।